गांव से निकलकर पहाड़ पर मौजूद जंगल के बीच से होते हुए जा रहे अधूता को जब ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो गायब हो गया था। उसके गायब होने के बाद जो आदमी कंबल से अपने आप को छुपाकर उसका पीछा कर रहा था, वो इधर उधर देखने लगा था। और इधर उधर देखते हुए जब वो पीछे की ओर मुड़ा, तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके सामने अधूता अपने असली रूप में खड़ा था। अधूता को अपने सामने देखकर कंबल में मौजूद आदमी की पतलून गीली हो गई थी और उसके हाथ पैर तेजी के साथ कांपने लगे थे। अभी भी उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ था। छी, जब तुम्हें डर के मारे पतलून ही गीली करनी थी तो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अधूता ने अपने सामने खड़े हुए आदमी की ओर देखते हुए कहा। और फिर उसके बाद वो वापस मुखिया हरमन सिंह के वेश में आ गया था। अधूता को मुखिया हरमन सिंह के वेश में आता हुआ देखकर उसके सामने खड़े हुए आदमी के छक्के ही छूट गए थे। जरा देखूं तो इस घूंघट के पीछे कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरा पीछा करे। अधूता ने इतना कहकर अपना हाथ हवा में ही एक पैटर्न में घुमा दिया था और उसके ऐसा करते ही उस आदमी के चेहरे से कंबल उड़ गया था। प्रभुनाथ, तुम? अधूता ने अपने सामने खड़े प्रभुनाथ की ओर देखते हुए कहा। जब प्रभुनाथ ने हरमन सिंह का रूप धरे अधूता को पहली बार सिद्धार्थ के घर में चोरी से जाते हुए देखा था, उसे शक उसी वक्त हो गया था। इसलिए उसने अधूता का पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसका वो पीछा कर रहा है वो मुखिया हरमन सिंह नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह से आया हुआ अधूता है। तो तुमने लकी के कटे हुए सिर को वहां रखा था ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चल सके। अधूता ने प्रभुनाथ की ओर देखते हुए कहा और फिर से अपने असली रूप में आ गया था। नहीं माई बाप, मैंने नहीं रखा था। प्रभुनाथ घबराई हुई आवाज में बोला। अधूता को देखकर उसके दिल में जो डर था वो उसकी जुबान से बाहर आ रहा था। मुझे मूर्ख समझा है प्रभुनाथ तुमने। पीछा मेरा तुम कर रहे हो और कह रहे हो कि तुमने नहीं रखा है। सच सच बताओ, वरना लकी की तरह कल पुलिस तुम्हारा भी पंचनामा लेने आएगी। अधूता ने प्रभुनाथ से कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अधूता का गुस्सा देखकर प्रभुनाथ उसके पैरों में जाकर पड़ गया था और उसके पैरों को पकड़कर रोने लगा था। मैंने मुखिया हरमन सिंह का पीछा किया था। मुझे लगा था वो कोई गलत काम करने लगा है। मुझे नहीं लगा था माई बाप कि वो मुखिया हरमन सिंह नहीं, आप थे। मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका साथ दूंगा। आपको जो जानना होगा सब बताऊंगा। बस आप मुझे मारना मत। प्रभुनाथ एक ही सांस में ये सारी बातें बोल गया था। प्रभुनाथ एक नंबर का कपटी इंसान और चालबाज इंसान था। और आजकल के युग में चालबाज लोग अपने आप को किसी के भी साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बस उन्हें अपना फायदा दिखता नजर आना चाहिए। प्रभुनाथ को यहाँ अपने जान का फायदा दिख रहा था। इसलिए वो बिना ये जाने कि अधूता असल में है कौन, उसकी मदद करने की बात करने लगा था। तुम मेरी मदद करोगे? क्या बात है। अब पृथ्वी पर रहने वाला एक कीड़ा मेरी मदद करेगा जिसकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। वो मुझे मदद देने की बात कर रहा है। असुराग पुत्र अधूता किसी की मदद नहीं लेता। अधूता ने चिल्लाते हुए कहा और अपने हाथों को हवा में ही घुमा दिया था। उसके हवा में हाथ घुमाते ही उसके हाथों में सुर्ख लाल रंग की रोशनी उत्पन्न हो गई थी और उसने वो रोशनी अपने सामने खड़े प्रभुनाथ के ऊपर छोड़ दी थी। जैसे ही वो रोशनी जाकर प्रभुनाथ से टकराई, उसका पूरा शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया था। वहां पर बस उसके कपड़े ही बचे थे। अधूता ने लकी और प्रभुनाथ का कत्ल करके ये संदेश दे दिया था कि उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको मारने में अधूता तनिक भी कसर नहीं छोड़ेगा। प्रभुनाथ को मारने के बाद अधूता अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया था। इधर अधूता सिद्धार्थ के बारे में मिली जानकारी को महान माँ और श्रीमंत को देने के लिए जा रहा था और उधर सिद्धार्थ हवेली के छत पर लेटा हुआ था। नींद आज भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज उसने पूरा दिन न्यूज देखकर और अपनी माँ से बात करके बिताया था, लेकिन उसे कहीं से भी होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। आज उसने अपने पापा महेश से भी बात की थी, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसे रिया और अमन से भी बात करने का मन हो रहा था, लेकिन ना तो उसके पास उसका फोन था और ना ही उसे रिया का नंबर याद था जिससे वो उससे बात कर सके। सिद्धार्थ अभी आसमान की तरफ देख ही रहा था कि तभी गुरबचन वहां आ गया
और सिद्धार्थ को जागते देखकर बोला, क्या हुआ सिद्धार्थ, नींद नहीं आ रही है? गुरबचन को वहां आया देखकर सिद्धार्थ उठकर बैठ गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है अंकल, सिद्धार्थ ने गुरबचन को जवाब दिया। गुरबचन और सिद्धार्थ आपस में बातें करने लगे थे। तभी वहां पर सुकृति और अभिमन्यु भी आ गए थे। अभिमन्यु के अलावा उस घर में बाकी सब अनजान थे कि आखिर सिद्धार्थ अरुणाचल प्रदेश से भागकर यहाँ क्यों आया है। चारों लोग आपस में बातें करने लगे थे। आज सिद्धार्थ को थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे ये लगने लगा था कि कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन ये जिंदगी है बाबू मोशाय, यहाँ पर सुकून हासिल करना पारद की सारी शक्तियों को भी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है। अधूता सिद्धार्थ के जीवन के सुकून को खत्म करने के लिए इंद्रनगर से आ चुका था। बोलो अधूता, क्या खबर है? अधूता के साथ संपर्क में आने के बाद श्रीमंत ने उससे सवाल किया और श्रीमंत के सवाल करने के बाद सिद्धार्थ के बारे में सारी जानकारी श्रीमंत को दे दी थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसके घर में हो, अब कह रहे हो वो कहीं और है। इसका क्या मतलब है अधूता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी राज्य रक्षक को ढूंढ नहीं पाए हो और हमसे झूठ बोल रहे हो? श्रीमंत की कठोरता से भरी हुई आवाज अधूता के दिमाग में गूंजी। मैंने उसे ढूंढ लिया है श्रीमंत, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा श्रीमंत? मुझे मरने का शौक थोड़ी ही है। अधूता ने श्रीमंत की चाटुकारिता करते हुए कहा। अधूता श्रीमंत से ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी था, लेकिन उसकी सारी शक्तियां महान मां के पास कैद थी, जिसकी वजह से वो श्रीमंत के आदेश का गुलाम था। अधूता की शक्तियां महान मां के पास कैसे पहुंची थी और उन्होंने अधूता की शक्तियों को क्यों कैद कर रखा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मुझे नहीं लगता अधूता कि तुम सच बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी बातों में झूठ की बू आ रही है, श्रीमंत ने अधूता को दुत्कारते हुए कहा। लेकिन इससे पहले अधूता श्रीमंत को कोई जवाब देता, श्रीमंत और अधूता दोनों को महान मां की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन मुझे अधूता के दिमाग में पारद के जादुई बारिश की खुशबू आ रही है, महान मां ने यह कहा और एक लंबी सांस भर ली थी। महान मां के अचानक से उनके बात के बीच आ जाने पर अधूता और श्रीमंत दोनों सकपका गए थे। महान मां का सपोर्ट पाने के बाद अधूता के जान में जान आई, वरना श्रीमंत तो उसे झूठा साबित करने पर ही तुला था। अधूता, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें सिद्धार्थ से जुड़े हुए हर आदमी को ढूंढना होगा। सिद्धार्थ उन्हीं में से किसी के पास होगा। यह हो सकता है कि वो शक्ति मौली और देवयानी के पास हो। जब तुम सिद्धार्थ को ढूंढ लोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए यहाँ से मदद भेज दूंगी, महान मां ने अधूता को समझाते हुए कहा। मैं अकेले ही राज्य रक्षक के लिए काफी हूं महान मां, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, अधूता ने शेखी बघारते हुए कहा। और उसके शेखी बघारने के बाद महान मां ने उसे डपट दिया था। तुम अभी देवयानी और शक्ति मौली के ताकत से वाकिफ नहीं हो अधूता। देवयानी के अंदर सुहेल देव और शक्ति मौली के अंदर अमरीक देव का खून दौड़ रहा है। अगर राज्य रक्षक और ये दोनों एक साथ आ गए तो तुम्हारे लिए राज्य रक्षक का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। महान मां के डपट दिए जाने के बाद अधूता शांत हो गया था। इधर अधूता महान मां के साथ सिद्धार्थ को ढूंढकर मारने का प्लान बना रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ बिसलपुर में बीरेन के हवेली के छत पर बैठा अभिमन्यु, सिद्धार्थ और सुकृति से बातें किए जा रहा था। मुझे एक बात पूछनी थी अभिमन्यु अंकल, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए सवाल किया। पूछो बेटा, अभिमन्यु ने कहा। ये आपका पड़ोसी रवि पागल है क्या? सिद्धार्थ ने कहा और उसके चेहरे पर एक गंभीरता और हल्का सा गुस्सा उभर आया था। क्यों, क्या हुआ? तुमको उसने कुछ कहा? अभिमन्यु ने सवाल किया। नहीं, मैं सुबह रांझना से बातें कर रहा था, वो पहुंचा और रांझना को खींचते हुए लेकर चला गया। फूल सी बच्ची का चेहरा उतर गया था। रांझना के माँ बाप नहीं बोलते क्या इसको कुछ इतनी बदतमीजी करने पर? सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा। रांझना अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। वो कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे, तब से रांझना यही रहती है। वो साला रवि अलग दिमाग का है, उसकी पूरे गांव में किसी के साथ नहीं बनती, अभिमन्यु ने जवाब दिया। रांझना के बारे में जानकर सिद्धार्थ का दिल दुखी हो गया था। बिना माँ बाप के बच्चे बिना कप्तान के जहाज के जैसे होते हैं, जिनके ऊपर सभी की निगाह रहती है, और अगर वो नाव लहरों में फंस जाए तो उसे निकालने वाला कोई नहीं होता है।
प्रीतपुरा में लकी और प्रभुनाथ को मारने के बाद अधूता सिद्धार्थ को ढूंढने का प्लान बना रहा था, जहां पर उसे सिद्धार्थ से जुड़े सभी लोगों को तलाश करना था। इधर सिद्धार्थ रांझना के बारे में अभिमन्यु से जानकारी ले रहा था और इन सब से काफी दूर दिल्ली के एक होटल के कॉरिडोर में रिया बेसब्री के साथ इधर उधर टहल रही थी और अमन उनके सामने खड़ा अपने हाथ की अंगुलियों के नाखून को चबा रहा था। राघव जी को फोन करो, पूछो हुकुम सा ने क्या कहा। रिया ने अमन की ओर देखते हुए कहा, मैम, राघव जी ने खुद कहा है कि वो हमारे पास फोन करेंगे। अमन ने रिया को जवाब दिया। हुआ ये था, जब सिद्धार्थ को करणवीर के हत्या के इल्जाम से मुक्त कर दिया गया तो ये खबर रिया के साथ साथ हुकुम सा के पास भी पहुंच गई थी। उसके बाद रिया ने राघव के पास खुद फोन करके हुकुम सा से बात करके इस डील को फाइनल कराने को कहा था, लेकिन राघव ने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, क्योंकि उसके हिसाब से अब यह डील होनी मुश्किल थी। लेकिन रिया के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद राघव ने हुकुम सा से बात करके उन्हें बताने को कहा था और आज वो हुकुम सा से मिलने गया था। इसलिए रिया अधीरता के साथ इधर उधर घूम रही थी। इतनी देर में अमन का फोन बजा। हाँ राघव जी, अमन ने फोन उठाते हुए कहा। अमन जी, हुकुम सा फंडिंग के लिए मान गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर से एक शर्त रख दी है। राघव ने अमन को जवाब दिया। कैसी शर्त राघव जी? अमन ने सवाल किया और फिर राघव ने अमन को जो जवाब दिया था उसे सुनकर अमन के होश फाख्ता हो गए थे और उसका चेहरा गंभीर हो चला था। आखिर कैसी शर्त रखी थी हुकुम सा ने अमन और रिया के सामने, और क्या होगी अमन और रिया को वो शर्त मंजूर? क्या है रांझना का अतीत? क्या सिद्धार्थ लगाएगा उसके बारे में पता? और क्या होने वाला है अधूता का सिद्धार्थ को ढूंढने का प्लान? और किसे भेजने वाली है महान मां अधूता की मदद के लिए? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।